हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो कि अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। दूसरा हम बात करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो कि एमसीक्यू रिलेटेड होगा बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का, जो कि हमसे इसमें पूछा गया है कि डिजिटलिस्ट एक्ट इन सी एच एफ बाई सी एच एफ मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कि डिजिटली जो ड्रग हम सी एच एफ के अंदर देते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से काम करती है। पहला ऑप्शन हमारे पास है सोडियम पोटासियम एटिपेज पंप को इनहिबिट कर देती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि सोडियम पोटासियम एटिपेज को स्टिमुलेशन कर देती है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉक दी कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल जो होता है उनको ब्लॉक कर देती है। और थर्ड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एवी नोड्स। तो इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले डिजोक्सिन जो होती है या डिजिटेलिस जो होती है ये काम कैसे करती है या कौन सी ड्रग होती है। तो हम इसमें बात करते हैं डिजोक्सिन के बारे में कि डिजोक्सिन जो ड्रग है ये कौन सी ड्रग है। तो इसके बारे में आप बताते हैं कि डिजोक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में आप क्या बताते हैं? तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब आप बताते हैं कि ऐसी ड्रग जो ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट। जैसे कि आइनोट्रोपिक होता है, क्रोनोट्रोपिक होता है और ड्रोमोट्रोपिक होता है। आइनोट्रोपिक एजेंट कौन से होते हैं? तो आइनोट्रोपिक एजेंट जो होते हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन पे काम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक की बात करें तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर देंगे। नेगेटिव आइनोट्रोप की बात करें तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। वैसे अगर हम क्रोनोट्रोपिक एजेंट की बात करें तो क्रोनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं? तो क्रोनोट्रोपिक में आप बताते हैं कि ऐसे क्रोनोट्रोपिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या करेंगे? तो क्रोनोट्रोपिक ये हार्ट रेट से रिलेटेड होते हैं। हार्ट रेट से रिलेटेड मतलब कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट रेट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ड्रोमोट्रोपिक एजेंट के बारे में। तो ड्रोमोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं? तो ड्रोमोट्रोपिक में आप बताएंगे कि ड्रोमोट्रोपिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि किस पे काम करते हैं? तो ये आप बताते हैं कि कंडक्शन सिस्टम पर काम करते हैं। किस पे काम करेंगे? कंडक्शन सिस्टम पर ये वर्क करते हैं। कंडक्शन सिस्टम को अगर इंक्रीज कर दे तो वो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक होते हैं। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं? जो कि कंडक्शन सिस्टम को क्या कर दे? डिले कर दे, या वेव जो होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है उसको क्या कर दे? होल्ड कर दे या कम कर दे कंडक्शन सिस्टम को, उसको हम क्या कर देते हैं? तो उसको नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट बोलेंगे। तो डिजिटलिस्ट कौन सा एजेंट होता है? तो सबसे पहले एक चीज तो कम से कम हमें याद रखनी है यहाँ से कि डिजिटलिस्ट जो ड्रग होती है, डिजोक्सिन जो ड्रग होती है, वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होते हैं। मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं हार्ट के मायोकार्डियम के उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दूसरा अगर हम इसके अंदर बात करें तो डिजोक्सिन क्या है? तो डिजोक्सिन के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिजोक्सिन सबसे पहले डिजोक्सिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। डिजोक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है जो कि क्या करता है? तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन या फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज कर देता है। डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि हार्ट को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बताते हैं कि ये तीन तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डिजोक्सिन का, जो कि अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग एक्शन करता है। इसमें मैं पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके बारे में बात करते हैं किसके अंदर? सीएचएफ के अंदर। सीएचएफ मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अगर हम किसी पेशेंट को डिजोक्सिन देखते हैं तो कैसे काम करेगी, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगी। तो इसके लिए हम बात करेंगे मायोकार्डियल सेल की, कि यहाँ पर क्या होती है? मायोकार्डियल सेल होती है। मायोकार्डियल सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो तरह के क्या होते हैं? तो दो तरह के यहाँ पर चैनल होते हैं या दो तरह से पंप पाए जाते हैं। पहला जो होता है ये होता है हमारे पास, पहला हो गया हमारे पास कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर। क्या होता है? कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर। दूसरा जो होगा हमारे पास वो होता है पोटासियम एंड सोडियम एटीपेज पंप। इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप।
जबकि दूसरा जो चैनल है हमारे पास उसको हम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर हम बोलते हैं। कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मल कैसे काम करेगा। तो नॉर्मल में आप बताते हैं कि जैसे ही मायोकार्डियल या फिर हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन कैसे होते होंगे, किस तरीके से ये काम करता होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले कार्डियक सेल के अंदर जैसे ही पोटासियम की एंट्री होती है, तो पोटासियम की एंट्री कार्डियक सेल के अंदर होने पे इसके रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता है कि सोडियम जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। मतलब यहाँ से पोटासियम एंड सोडियम आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिनमें हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। इसलिए इस चैनल को क्या बोला गया, इस पंप को क्या बोला गया, तो सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप बोला गया। क्या होता है इसके अंदर कंडीशन, तो इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि 3 सोडियम जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं किसके थ्रू, तो 2 पोटासियम के थ्रू रिप्लेस होते हैं। इसको हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 3 सोडियम 2 पोटासियम कैसे एक्सचेंज होते हैं, या 2 पोटासियम जो होते हैं वो 3 सोडियम से क्यों एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आप बताते हैं क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। मोलिकुलर वेट बराबर होने की वजह से 3 सोडियम जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं कितने पोटासियम से, तो 2 पोटासियम से रिप्लेस होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम और सोडियम जो चैनल होता है या एक्सचेंजर होता है, इसके अंदर सोडियम की एंट्री हो भी सकती है, एग्जिट भी हो सकता है, सोडियम कैल्शियम की एंट्री भी हो सकती है, और कैल्शियम जो होता है वो एग्जिट भी हो सकता है इस एक्सचेंजर से। जब भी कार्डियक सेल के अंदर जो भी आयन ज्यादा होगा, जैसे कि सोडियम अगर ज्यादा हो जाता है कार्डियक सेल के अंदर, तो सोडियम क्या करेगा, तो सोडियम कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर से बाहर की तरफ जाएगा, उसके रिप्लेसमेंट में क्या अंदर आ जाएगा, तो उसके रिप्लेसमेंट में कैल्शियम अंदर आ जाता है। जब भी सेल के अंदर सोडियम इंक्रीज हो जाता है तब क्या कंडीशन डेवलप होगी, तो आप बताते हैं कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से सोडियम बाहर की तरफ चला जाता है, और उसके रिप्लेसमेंट में क्या होता है, तो कैल्शियम जो होता है वो इनसाइड द सेल आ जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली सोडियम जो होता है वो बाहर जा रहा है, पोटासियम अंदर आ रहा है, क्योंकि इंट्रासेलुलर पोटासियम ही ज्यादा होता है, तो सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, तो सेल के अंदर पोटासियम एंटर करेगा। नॉर्मली इस तरीके से हमारी कार्डियक सेल जो होती है वो काम करती है। यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसको आप बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन सी बोलते हैं। जब भी कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ने लगता है, और सेल कैल्शियम जब भी सेल के अंदर बढ़ेगा तो ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ। और ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही बाइंड होता है तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कि कैसे डिजोक्सिन काम करती है, या फिर हम जब भी डिजोक्सिन देते हैं किसी पेशेंट को तो वो कैसे कैसे काम करेगी। तो डिजोक्सिन देने पे क्या हो जाता है, तो डिजोक्सिन सीधा अगर बात करें तो डिजोक्सिन क्या करती है, तो सोडियम पोटासियम एटिपेज जो पंप है इसको क्या कर देती है, तो इसको ब्लॉक कर देती है। सोडियम पोटासियम एटिपेज पंप को अगर ब्लॉक कर देगी तो क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, या क्या चीज देखी जाएगी, तो आप यहां से देखकर इजीली बता सकते हैं कि जैसे दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। एक तो हमारे पास क्या था, तो एक हमारे पास था सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, क्या था, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। दूसरा हमारे पास क्या था, तो दूसरा हमारे पास था सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप। अगर हम इसके अंदर बात करें तो क्या होगा, तो डिजोक्सिन जैसे ही किसी पेशेंट को हम देते हैं तो डिजोक्सिन कहाँ जाके बाइंड हो जाता है, तो डिजोक्सिन बाइंड हो जाता है सोडियम पोटासियम एडिपेज पंप पे। और जैसे अगर बाइंड हो जाएगा तो यहाँ से सोडियम पोटासियम जो एक्सचेंज हो रहे थे वो एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, मतलब ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब भी अगर एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, सोडियम पोटासियम एडिपेज पंप ब्लॉक हो जाता है, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो पोटासियम जो होते हैं वो सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, सोडियम जो होता है वो सेल से बाहर नहीं जा पाएगा। सोडियम अगर सेल से बाहर नहीं जा पा रहा तो कार्डियक सेल के अंदर क्या कौन सा आयन बढ़ जाएगा, तो आप बताएंगे कि सोडियम जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है किसके अंदर, कार्डियक सेल के अंदर। और सोडियम जब भी इंक्रीज होता है तो फिर क्या चीज काम करेगी, तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम करता है, और उससे क्या होगा, तो सोडियम जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या चीज बढ़ने लगती है, तो सेल के अंदर बढ़ने लगती है कैल्शियम। सेल के अंदर जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगी तो कैल्शियम बढ़ने पे क्या होगा, तो कैल्शियम बढ़ने पर यहाँ पर एक रिसेप्टर हुआ करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन सी। तो कैल्शियम जो होंगे वो ज्यादा कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होंगे, और ज्यादा कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होने पर क्या कंडीशन देखी जाएगी,
तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं वो क्या देखेंगे हम, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन पावरफुल देखेंगे। कैसे देखेंगे, पावरफुल देखेंगे। तो पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन देखने को हमें मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, तो हम दोबारा से इसको देख के बात करते हैं कि एक कार्डियक सेल के बारे में हमने बात की। कार्डियक सेल के अंदर क्या होता है, तो कार्डियक सेल के अंदर दो पंप हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप और दूसरा होता है हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज। जब भी अगर हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की, तो एटीपी की हेल्प से 3 सोडियम जो होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में 2 पोटेशियम इनसाइड दी सेल चले जाते हैं। जब भी सेल के अंदर जो भी आयन ज्यादा होगा वो आयन क्या होगा, तो वो आयन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि सोडियम अगर सेल के अंदर बढ़ता है तो सोडियम बाहर चला जाता है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, और कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन सी से और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है या फिर पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। डिजोक्सिन जैसे ही किसी पेशेंट को हम देंगे, डिजिटलिस हम जब भी पेशेंट को देते हैं तो ये सीधा काम करता है किसके ऊपर, सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप के ऊपर, जहां से क्या होगा कि ये सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक करने की वजह से सोडियम जो बाहर जा रहा था सेल से वो बाहर नहीं जा पाएगा, पोटासियम जो होता है वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। जब पोटेशियम सेल के अंदर नहीं आ रहा, सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा, तो सोडियम क्या होगा, तो सेल के अंदर इंक्रीज होने लगेगा। और सोडियम जैसे ही सेल के अंदर इंक्रीज होता है तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू सोडियम बाहर जाता है, कैल्शियम इनसाइड दी सेल आता है और कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा और ट्रोपोनिन सी से बाइंड होने पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है या पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो सबसे पहले तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाता है डिजोक्सिन का, तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सीएचएफ क्या कंडीशन है, तो सीएचएफ हार्ट फेलियर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाते हैं, और कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाते हैं तो जब भी हमें पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाने, पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होंगे अगर हार्ट में, तो उससे क्या होगा, तो उससे कार्डियक आउटपुट आएगा। तो कंजेस्टिव जो सिम्टम डेवलप हुए हैं हार्ट फेलियर की वजह से वो क्या हो सकते हैं, रिलीव हो सकते हैं। इसलिए हमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने हैं या पावरफुल करवाने, इसलिए हम सीएचएफ के अंदर जो ड्रग देते हैं वो होती है डिजोक्सिन। कि डिजोक्सिन देने पर क्या हो जाएगा, तो डिजोक्सिन देने पर पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होंगे हार्ट में, जिससे कि कार्डियक आउटपुट आएगा और कंजेस्टिव सिम्टम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं। तो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया हमारा, कि सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दूसरा अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरा सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डिजोक्सिन का, कि ये एवी नोड जो होता है वहां पर क्या कर देता है, तो कंडक्शन सिस्टम को डिले कर देता है। क्या करता है, तो एवी नोडल डिले होता है, या फिर एवी नोड पर जैसे ही क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, इसके बाद एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंसे फाइबर्स। जब भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, और ऐसे नोड से स्टार्ट होकर वो कहां पर आता है, एवी नोड पर आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज पे और लास्ट में परकिंसे फाइबर पर चला जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे हम डिजोक्सिन देंगे तो डिजोक्सिन देने पर ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल वेव आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आएगा, वो कुछ टाइम तक होल्ड करके रख लेता है, कौन, एवी नोड उसको होल्ड करके रख लेता है। और जैसे एवी नोड पर होल्ड रहेगा तो ये क्या कराता है, तो ये एट्रियम में क्या करा देता है, कॉन्ट्रेक्शन करा देता है। क्या कराता है, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कराए। ऐसी कोई भी कंडीशन हो जाए जिसके अंदर बहुत ज्यादा एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हो रखे हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम डिजोक्सिन दे सकते हैं। क्या करेगा, तो एवी नोड पर होल्ड करेगा, जिससे कि क्या होगा, एट्रियम जो होंगे वो ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एट्रियम ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो एट्रियल हार्ट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि एट्रियम में अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो एट्रियल फ्लटर हो सकता है, दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए, एट्रियल फ्लटर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या दे देना चाहिए, डिजोक्सिन दे देना चाहिए। डिजोक्सिन क्या करता है, तो डिजोक्सिन आप बताते हैं कि एवी नोड पर क्या करेगा, तो वेव को, इलेक्ट्रिकल वेव को रोक कर रखेगा, जिससे कि पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है किसके अंदर, एट्रियम के अंदर। एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एट्रियल हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी जो भी कंडीशन डेवलप हुई है एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर, वो क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी।
मतलब कि कंडीशन यहाँ पर हमने दो पढ़ी है, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सीएचएफ में डिजोक्सिन किस तरीके से काम करती है, तो आपको आंसर बताना है कि डिजोक्सिन सीएचएफ के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करती है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि डिजोक्सिन किस तरीके से काम करेगी किसके अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर या एट्रियल फ्लटर के अंदर, तो आप बताते हैं कि ये एवी नोड पर क्या कर देती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, इलेक्ट्रिकल वेव को होल्ड करके रखती है, जिससे क्या होगा, एट्रियल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और हमारी कंडीशन जो भी एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन जो डेवलप हो रहा है वो रिजोल्व हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों कंडीशन में अलग अलग होते हैं। पहली कंडीशन जो कि कौन सी, सीएचएफ, जिसमें क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, तो आपका आंसर होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देता है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसके अंदर क्या होगा, तो डिजोक्सिन एवी नोड पर इलेक्ट्रिकल वेव को होल्ड करके रखता है, जिससे कि आर्टेरियल हार्ट रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और आर्टेरियल हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से आप बताते हैं कि फ्लटर जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। थर्ड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसका जो थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये वेगोमिमिक एक्शन भी रखता है। कैसा एक्शन रखता है, वेगोमिमिक, मतलब कि क्या होता है, तो वेगोमिमिक में आप बताते हैं कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, और वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट हो जाएगी तो स्टिमुलेट होने पर ये क्या करती है, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। तो पेशेंट की अगर हार्ट रेट डिक्रीज करनी हो तो भी हम डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं, पर मेनली जब हम यूज करते हैं डिजोक्सिन का तो वो दो ही कंडीशन में यूज करते हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, सीएचएफ हो सकता है, और सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन हमारी हो सकती है एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फ्लटर वाली कंडीशन। अगर हम इसमें देखें कि किस किस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर इस बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। तो इंडिकेशन में हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो इंडिकेशन में सबसे पहले तो हो गया सीएचएफ के अंदर यूज कर सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो दूसरा हम कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। आप बता सकते हैं एट्रियल फ्लटर, आप बता सकते हैं एट्रियल टेकिकार्डिया। इन सभी कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं। डिजोक्सिन डिजिटेलिस जो होती है इसका हम किस किस कंडीशन में यूज करें, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, तो सीएचएफ होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फ्लटर होता है, टेकिकार्डिया होता है, आप बताते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। क्या बताएंगे, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्योंकि सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यूज किस किस में नहीं करेंगे, अगर ऐसा पूछा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा जाता है कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप बताते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे डिजोक्सिन के। तो सबसे पहला तो हमारे पास हो जाता है, अगर पेशेंट को क्या हो रखा हो, ब्रेडिकार्डिया हो रखा हो, तो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन के अंदर आप कभी भी इसका यूज नहीं करते। ये आप ब्रेडिकार्डिया कंडीशन एज के हिसाब से देखेंगे। एडल्ट का पूछा जाए तो आप बताएंगे एडल्ट की नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो 60 टू 100 होती है, तो 60 से कम होने पे कभी भी हम डिजोक्सिन का यूज नहीं करते। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे आप बताते हैं कि बच्चों के अंदर पूछा जाए, जैसे कि न्यूबॉर्न के अंदर पूछा जाए, तो न्यूबॉर्न के अंदर आप जानते हैं 110 टू 160 हार्ट रेट होती है, तो 110 से बिलो कभी भी यूज नहीं करेंगे। इस हिसाब से एज के हिसाब से आपको बताना है कि कितनी हार्ट रेट होती है और किस कब कब हम इसका यूज नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर मैं बात करूं तो दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो गया है, तो आप बताते हैं कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्या हो रखा हो कि अगर दूसरा हाइपर कैलेमिया, थर्ड ओल्ड एज पेशेंट, फोर्थ हाइपर कैल्सीमिया, एंड फिफ्थ हाइपोकैलेमिया। अब इसमें हमने बात करी है हाइपरकैलेमिया, अगर बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरकैलेमिया हो रखा हो तो भी हम इसको यूज नहीं करते, और अगर हाइपोकैलेमिया हो रखा हो तो भी हम इसको यूज नहीं करते।
क्या कंडीशन होती है, ऐसा क्यों हम पढ़ते हैं, ऐसा क्यों हम बताते हैं। तो हम सबसे पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था उसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही थी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सोडियम और पोटासियम जो होता था वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा था। जैसे ही पोटासियम और सोडियम बंद हुआ डिजोक्सिन की वजह से, डिजोक्सिन के आने की वजह से, तो पोटासियम जो हो रहा था वो इनसाइड दी सेल नहीं आ पा रहा था। इनसाइड दी सेल नहीं आ पा रहा था तो यहाँ पर आप बताते हैं कि पोटासियम जो होता है वो सेल से बाहर मतलब कि ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेज में होता है। लेटर स्टेज में क्या कंडीशन होती है, तो लेटर स्टेज में पोटासियम जो होता है वो डिजोक्सिन ड्रग से बाइंड होने लगता है और बाइंड होके उसका एक्सक्रीशन के साथ पोटासियम भी क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो लेटर स्टेज में ये डेवलप कर देता है हाइपोकैलेमिया। तो लेटर स्टेज में ये हाइपोकैलेमिया डेवलप कर देता है। किस तरीके से करता है हाइपोकैलेमिया डेवलप, तो आप बताते हैं कि डिजोक्सिन से बाइंड हो जाता है पोटासियम, और जब एक्सक्रीशन होता है डिजोक्सिन का, किसके थ्रू होता है डिजोक्सिन का, तो आप बताते हैं थ्रू रीनल होता है। रीनल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है जहां से पोटासियम भी क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। और पोटासियम बाहर की तरफ निकल जाएगा तो कंडीशन क्या डेवलप हो जाएगी, तो हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाती है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, तो पोटासियम सेल के अंदर नहीं आ पाता, और पोटासियम सेल के अंदर नहीं आ पाता तो ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। तो ये माइल्ड हाइपरकैलेमिया इनिशियल स्टेज में कर देती है। अगर साइड इफेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि डिजोक्सिन इनिशियल स्टेज में क्या कर देती है, तो आप बताते हैं कि ये पोटासियम को बढ़ा देती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डिजोक्सिन की टॉक्सिटी किस कंडीशन में देखी जाती है, तो डिजोक्सिन की टॉक्सिटी आप बताते हैं कि हाइपोकैलेमिया कंडीशन में देखी जाती है। कैसे होगी डिजोक्सिन की टॉक्सिटी हाइपोकैलेमिया कंडीशन में, तो हाइपोकैलेमिया जब भी अगर किसी पेशेंट को हो रखा हो तो इस कंडीशन में पोटासियम जो होता है वो डिजोक्सिन से बाइंड नहीं हो पाता, और डिजोक्सिन से बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये रीनल क्लियरेंस में बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो ये काफी टाइम तक बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेगा, और बॉडी के अंदर रिटेन रहेगा तो ये क्या कर देता है, टॉक्सिक इफेक्ट ला सकता है। इसलिए हम बताते हैं कि टॉक्सिटी जो होती है वो हाइपोकैलेमिया कंडीशन में डेवलप हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को आपको क्या करना हो, डिजोक्सिन देनी हो, तो डिजोक्सिन के साथ आप क्या करना चाहिए, तो पोटासियम रिच फूड देना चाहिए। पोटासियम रिच फूड देने से क्या होगा, तो पोटासियम रिच फूड देने से ये होगा कि जब भी हम डिजोक्सिन ले रहे हैं तो उसके बाद पोटासियम रिच फूड देंगे, पोटासियम बढ़ेगा, पोटासियम किसके साथ बाइंड हो जाएगा, डिजोक्सिन के साथ, और एक्सक्रीशन हो जाएगा साथ में। लेकिन बॉडी के अंदर जो पोटासियम है वो एक्सक्रीट हो सकता है, तो कंडीशन कौन सी डेवलप हो सकती है, हाइपोकैलेमिया। इसलिए हमेशा डिजोक्सिन के साथ क्या करना चाहिए, पोटासियम रिच डाइट देनी चाहिए, जिसमें बनाना एग्जाम्पल होता है। या क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है कि क्या दें डिजोक्सिन के साथ, डिजोक्सिन किसके साथ देनी चाहिए, तो आंसर होता है आपका कि बनाना के साथ देनी चाहिए, पोटासियम रिच डाइट के साथ। और भी जितनी पोटासियम रिच डाइट है उसके साथ आप दे सकते हैं, डिजोक्सिन हम उसके साथ देते हैं, राइट। अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है तो माइल्ड टॉक्सिसिटी के अंदर आप क्या करते हैं, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी जब भी डेवलप हो जाती है डिजोक्सिन की, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप पोटासियम दे सकते हैं। माइल्ड टॉक्सिसिटी में किसके अंदर, माइल्ड टॉक्सिसिटी के अंदर पोटासियम देंगे, जिससे क्या होगा, तो जिससे डिजोक्सिन जो होती है वो पोटासियम के साथ बाइंड होगी और एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन ओनली कंडीशन किसके अंदर, माइल्ड टॉक्सिसिटी के अंदर। जबकि अगर हम बात करें कि सीवियर टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है, तो सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर हम एक ड्रग का यूज करते हैं, या फिर हम बताते हैं कि हम एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज करते हैं। एंटागोनिस्ट ड्रग क्या होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी ऑफ डिजिटलिस। ये क्या होता है इसका, तो ये इसका होता है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होगा, तो एंटीडोट में आप बताते हैं कि एंटीडोट होता है डिजोक्सिन का फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी डिजिटलिस, डिजिटलिस की। इसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इसी का हम दूसरा नाम होता है डिगिबाइन। डिजिबाइन भी इसको हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी ऑफ डिजिटलिस। दूसरा अगर हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखे जाते हैं, तो साइड इफेक्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं कि साइड इफेक्ट क्या क्या देखे जाएंगे। तो साइड इफेक्ट में आप बताते हैं कि साइड इफेक्ट में दो तरह से अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट कॉमन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताओ, या फिर आपसे पूछा जाए कि अर्लीस्ट साइड इफेक्ट बताओ, तो मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइड इफेक्ट में आप बताते हैं कि ये क्या करा देता है, नोजिया करवा देता है, और क्या करवा देता है, और वोमिटिंग करवा देता है। मतलब कि मोस्ट कॉमन या अर्लीस्ट सबसे पहले आने वाले साइड इफेक्ट, या फिर मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा लोगों में क्या साइड इफेक्ट देखे जाएंगे, तो आपका आंसर होगा, दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है आपका नोजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा
कि अगर टॉक्सिसिटी किस चीज में बढ़ सकती है तो हाइपोकैलेमिया कंडीशन में बढ़ सकती है। ये क्या डेवलप करवा सकता है लेटर स्टेज में, तो ये करवा सकता है हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट, ये क्या करवा सकता है डेवलप, तो ये करवा सकता है ब्रेडी कार्डिया। क्या करा सकता है, ब्रेडी कार्डिया भी करवा सकता है। इसलिए कभी भी जब भी हार्ट रेट कम होती है तो हम उस कंडीशन में कभी भी इसका यूज नहीं करते। तो हाइपोकैलेमिया करवा सकता है, ब्रेडी कार्डिया करवा सकता है। अर्लीस्ट साइड इफेक्ट के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि ये क्या करवा देता है, तो ये नोजिया करवा देता है और वॉमिटिंग करवा देता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, तो ये हाइपर कैल्सीमिया, जिससे कि कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते हैं, और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते हैं तो हार्ट जो होता है या मायोकार्डियम जो होती है उसको भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए कभी भी इसको ओल्ड एज पेशेंट के अंदर यूज नहीं करते हैं, या बहुत कम यूज करते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में ओल्ड एज पेशेंट के अंदर डिजोक्सिन को यूज किया जाता है, राइट। अदर साइन सिम्टम, अदर साइड इफेक्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो अदर साइड इफेक्ट क्या देखे जाते हैं, तो अदर साइड इफेक्ट में आप बताते हैं कि अदर साइड इफेक्ट में इसमें देखा जाता है जेंथोप्सिया। क्या देखा जाता है, जेंथोप्सिया देखा जाता है, मतलब कि येलो कलर विजन देखा जाता है, येलो कलर विजन। अगर अर्लीस्ट में पूछा जाता है नोजिया वोमिटिंग ऑप्शन में नहीं होता है तो आप एनोरेक्सिया भर सकते हैं, जीआई रिलेटेड सिम्टम भर सकते हैं। नोजिया नहीं हो तो वोमिटिंग भर के आएंगे, नोजिया वोमिटिंग दे रखा हो तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि नोजिया वोमिटिंग आएगा। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे, तो आप एनोरेक्सिया बताएंगे या फिर जीआई रिलेटेड जो भी सिम्टम होता है वो आप बता सकते हैं। अदर साइड इफेक्ट के अंदर पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो जेंथोक्सिया आ सकता है, मतलब कि येलो कलर विजन हो सकता है, राइट। इसके बाद इसकी बात करते हैं हम, इसकी जो थेराप्यूटिक लेवल होता है या थेराप्यूटिक जो डोज होती है, प्लाज्मा लेवल होता है, वो कितना होता है, तो आपका आंसर होता है 0.8 से 1.5 नैनोग्राम पर एमएल होता है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने की है। सबसे पहले तो प्लाज्मा थेराप्यूटिक लेवल पूछा जाए तो 0.8 टू 1.5 नैनोग्राम पर एमएल। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि टॉक्सिटी कब हो जाती है, तो टॉक्सिटी आप बताएंगे कि मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल अगर इसका प्लाज्मा लेवल पहुंच जाता है तो आप बताते हैं कि क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। मतलब कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि थेराप्यूटिक लेवल बताओ, तो थेराप्यूटिक लेवल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो थेराप्यूटिक लेवल में आपका आंसर होगा 0.8 टू 1.5 नैनोग्राम पर एमएल। लेकिन अगर वो पूछते हैं आपसे कि टॉक्सिटी लेवल कितना है या टॉक्सिटी कब हो जाती है, जब प्लाज्मा लेवल कितना हो जाए तो टॉक्सिटी हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल अगर हो जाए तो इसके अंदर क्या देखी जाती है, टॉक्सिसिटी देखी जाती है डिजोक्सिन की। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर जो अगर कोई चीज अगर अब बीच में आती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, यस सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि डिजिटलिस जो होती है वो एक्ट करती है सीएचएफ में किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम पोटेशियम एटिपेज जो पंप होता है उसको इनहिबिट कर देती है, किसके अंदर, सीएचएफ के अंदर। अगर क्वेश्चन सेम होता, बस इतना सा डिफरेंस होता कि इसमें पूछा जाता कि एट्रियल फिब्रिलेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते तो पहला आंसर इसका करेक्ट ना होके आंसर डी करेक्ट हो जाता कि ये इंक्रीज कर देता है रिफ्रैक्टरी पीरियड को ऑफ एवी नोड, कि एवी नोड पर जो इलेक्ट्रिकल वेव आती है वहां पर क्या कर देता है, उसको होल्ड करके रखता है। तो क्वेश्चन अगर सीएचएफ का पूछा जाता है तो सोडियम पोटेशियम एटिपेज इनहिबिशन बताएंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन का पूछा जाता है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या बताएंगे कि इंक्रीज कर देता है, क्या चीज इंक्रीज कर देता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज कर देता है, जो कि एबी नोड पर, राइट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिजोक्सिन कैन एक्यूमुलेट टू टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विद, डिजोक्सिन जो ड्रग होती है हमारी वो एक्यूमुलेट हो सकती है टॉक्सिक लेवल पे, कौन से पेशेंट को हो सकती है, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि डिजोक्सिन का जो क्लियरेंस होता है या एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो रीनल के थ्रू। अगर रीनल इनसफिशियंसी हो जाएगी, यूरिन आउटपुट किसी पेशेंट के अंदर कम हो जाता है, तो बताओ डिजोक्सिन बॉडी से बाहर निकल सकती है क्या, एक्सक्रीट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो बॉडी में रिटेन ज्यादा टाइम के लिए रहेगी, और ज्यादा टाइम के लिए रहेगी तो
टॉक्सिसिटी लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम बताते हैं कि डिजोक्सिन एक्यूमुलेट हो सकती है और टॉक्सिक लेवल तक पहुंच सकती है। कौन से पेशेंट्स के अंदर? जिनको रीनल इनसफिशियंसी हो रखी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजोक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजोक्सिन जो होती है वो हमें नहीं देनी चाहिए, कितने हार्ट रेट से कम पर नहीं देनी चाहिए। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो हम इसको समझते हैं एडल्ट, कि किसका क्वेश्चन पूछा गया है? एडल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एडल्ट की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? तो वो होती है 60 टू 100 बीट पर मिनट। कितनी होगी? 60 टू 100 बीट पर मिनट। तो जब भी 60 से कम हार्ट रेट हो जाएगी तो हम डिजोक्सिन को क्या रखते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। इसका मतलब आंसर क्या? तो बिलो 60 पे हम कभी भी डिजोक्सिन को नहीं देते हैं या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिटी इंक्लूड्स। ट्रीटमेंट जो है डिजिटलिस या डिजोक्सिन टॉक्सिटी का ट्रीटमेंट क्या आप देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट में? तो सबसे पहला ऑप्शन कि स्टॉप कर देंगे ड्रग को, बिल्कुल सही है, स्टॉप करना पड़ेगा ड्रग। दूसरा कि पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे, ये भी बिल्कुल सही है कि पोटेशियम सप्लीमेंट देने से क्या होगा? तो डिजोक्सिन जो ड्रग होती है वो क्या करती है? पोटेशियम के साथ बाइंड होती है और एक्सक्रीट हो जाती है। नेक्स्ट, फिक्सनेटेड एंटीबॉडी फ्रेगमेंट देंगे डिजिटलिस एंटीबॉडी का, यस ये भी देते हैं, ये एंटीडोट होती है इसकी। इसका मतलब इसमें तीनों ही आंसर करेक्ट है और आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिटी के अंदर हम स्टॉप कर देते हैं ड्रग को, पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं और फिक्सनेटेड एंटीबॉडी फ्रेगमेंट दे देते हैं। किसका? डिजोक्सिन एंटीबॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि डिगिबाइंड इज यूज्ड टू, डिगिबाइंड क्या है? तो डिगिबाइंड क्या होता है? तो आप बताते हैं कि ये फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी है, एफएबी डिजोक्सिन। क्यों यूज किया जाता है? तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन पोटेंशियल द एक्शन ऑफ डिजोक्सिन, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिजोक्सिन, सी ट्रीट डिजोक्सिन टॉक्सिटी और डी होता है हमारे पास रेपिडली डिजिटाइजेशन ऑफ द पेशेंट। तो इसका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डिजिबाइंड क्या होता है या फिर फ्रिक्शनेटेड एंटीबॉडी क्या होता है? तो ये एंटीडोट होता है। एंटीडोट होता है तो ये क्या करते हैं हम कि डिजोक्सिन टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो ट्रीट डिजोक्सिन टॉक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थेरापेटिक प्लाज्मा लेवल ऑफ डिजोक्सिन बताइए। तो थेरापेटिक प्लाज्मा लेवल हमने क्या पढ़ा था? तो अगर क्वेश्चन थेरापेटिक प्लाज्मा लेवल का पूछा जाए तो आंसर भर के आना है 0.8 से 0.5 नैनोग्राम पर एमएल। लेकिन क्वेश्चन अगर टॉक्सिटी का पूछा जाता है कि कितने पे टॉक्सिटी हो जाती है, तो आप बताते हैं मोर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल। यहाँ पर थेरापेटिक लेवल पूछा गया है इसलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 0.8 से 1.5 नैनोग्राम पर एमएल जो होता है ये थेरापेटिक प्लाज्मा लेवल होता है। किसका? डिजोक्सिन का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द ड्रग दैट इज नॉट यूजफुल इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ऐसी कौन सी ड्रग है जो यूज नहीं की जाती है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है? एक तो हमने पढ़ी है अभी अभी की डिजोक्सिन यूज की जाती है। दूसरा, इसके अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो इसको हम 3D थेरेपी से भी पढ़ते हैं कि इसके अंदर 3D थेरेपी दी जाती है। 3D थेरेपी के अंदर डायबिटिक्स आती है। डायबिटिक्स के अंदर फर्स्ट चॉइस अगर पूछी जाए सीएचएफ के अंदर कि डायबिटिक्स के अंदर फर्स्ट चॉइस बताओ, तो आप बताते हैं थायराइड डायबिटिक्स। कौन सी? थायराइड डायबिटिक्स हम इस पेशेंट के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर पूछा जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आप देते हैं एसी इनहिबिटर एंड इसके अंदर हम डिब्यूटामाइन देते हैं, डोपामाइन देते हैं। बट इसके अंदर क्या यूज नहीं करेंगे? तो यहाँ से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें आंसर है आपके पास पहला ऑप्शन हमारे पास एड्रेनलिन, एड्रेनलिन यूज नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिजोक्सिन यूज नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायराइड यूज नहीं करते हैं, या डी ऑप्शन है हमारे पास एनालाप्रिल यूज नहीं करते, जिसमें एनालाप्रिल जो है वो एसी इनहिबिटर है, फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अगर डायबिटिक में पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरोथायराइड जो कि एक थायराइड डायबिटिक होती है। नेक्स्ट डिजोक्सिन हम सीएचएफ में देते ही हैं। एड्रेनलिन जो होती है ये एड्रेनर्जिक ड्रग होती है, इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है इसके अंदर यूज नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास कि एड्रेनलिन जो ड्रग होती है वो हम यूज नहीं करते हैं। किसके अंदर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिजोक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। डिजोक्सिन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस कंडीशन के अंदर? तो हमने अभी भी अभी पढ़ा है कि किस किस कंडीशन के अंदर देना चाहिए। तो किस किस कंडीशन के अंदर हम दे रहे थे? तो सीएचएफ के अंदर दे रहे थे, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर दे रहे थे, एट्रियल फ्लटर के अंदर दे रहे थे, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर दे रहे थे।
बट अगर क्या पेशेंट को क्या कंडीशन हो जाए, तो पेशेंट को हो जाए कार्डाइटिस, कार्डाइटिस हो जाए, कार्डियोमायोपैथी हो जाए, इस कंडीशन के अंदर हम डिजोक्सिन जो होती है उसको क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, तो रप्चर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। कैल्शियम की एंट्री ज्यादा होगी तो पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होंगे, और पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, तो मायोकार्डियम जो होती है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हम पेशेंट में यूज करते हैं, आर्टरियल फिब्रिलेशन में भी हम पेशेंट में यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम पेशेंट में यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर हम डिजोक्सिन का यूज नहीं रखते हैं, या फिर इसको क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नर्स शुड विदहोल्ड ए शेड्यूल्ड डोज ऑफ डिजोक्सिन। एक नर्स जो है वो विदहोल्ड कर रही है एक जो शेड्यूल्ड मतलब कि फिक्स डोज कर रखी है डिजोक्सिन की, when apical pulse of a 5-year-old child falls below। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हम डिजोक्सिन को कब विदहोल्ड कर देते हैं, जब हार्ट रेट कितने से कम हो जाए, लेकिन किसके अंदर, तो 5-year-old बच्चे की। 5-year-old मतलब 5 ईयर का बच्चा जो होता है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, तो उसको रखते हैं हम प्री स्कूल के अंदर। किसके अंदर रखते हैं, कि ये प्री स्कूल चाइल्ड है। और प्री स्कूल चाइल्ड जो होता है इसकी हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, तो नॉर्मल हार्ट रेट आप बताते हैं कि 80 to 110 बीट पर मिनट होती है। इसका मतलब अगर 5 साल के बच्चे में 80 से कम हार्ट रेट हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम डिजोक्सिन नहीं देंगे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पहला 60 बीट पर मिनट से, दूसरा 70 बीट पर मिनट, 90 बीट पर मिनट और 100 बीट पर मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि 70 बीट पर मिनट से कम चली जाती है अगर हार्ट रेट, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम डिजोक्सिन जो होती है वो 5 साल के बच्चे में क्या कर देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देंगे, मतलब कि नहीं देंगे इस पेशेंट के अंदर। राइट, तो ये था हमारा आज का डिजोक्सिन के बारे में। दूसरा अगर आप बात करें इसकी, तो नेक्स्ट क्लास में हम और अलग अलग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में, जिसके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग, दूसरा लिथियम, MgSO4 के बारे में पढ़ते हैं। तो MgSO4 जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी कंडीशन के अंदर, तो आप बताते हैं एक्लम्सिया के अंदर। और एक्लम्सिया में किस किस तरीके से MgSO4 दिया जाता है, क्यों दिया जाता है एक्लम्सिया के अंदर MgSO4, सब के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में या लिथियम के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।